नमस्कार, उत्तराखंड की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 13 मार्च से शुरू हुई थी विधानसभा की कार्यवाही और आज आखिरी दिन है। 18 मार्च तक चलनी थी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई थी सदन की कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च तक चलनी थी सदन की कार्रवाई और आज बजट का आखिरी दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और आज चूंकि आखिरी दिन है तो आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बजट सत्र को लेकर, चूंकि कहीं ना कहीं जो अब तक एक बड़ी सौगातें जनता के बीच दी गई, जिस तरह से ये बजट पेश हुआ और साथ ही हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। चूंकि आगामी चुनाव भी है और आगामी चुनावों को देखते हुए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ विपक्ष पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने लगातार सदन में हंगामा भी किया, घेरता हुआ भी नजर आया। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 मार्च से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, 18 मार्च तक चलनी थी सदन की कार्रवाई और आज आखिरी दिन है। महिला सशक्तिकरण हो या फिर शिक्षा हो, करोड़ों का बजट पेश किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बढ़ाया है जेंडर बजट भी और करोड़ों का प्रावधान भी किया है। साथ ही हर वर्ग को ख्याल में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है सरकार द्वारा और कोशिश की गई है कि इस बजट से हर उस व्यक्ति का उत्थान हो जो प्रदेश के कोने कोने तक रहता है। इसके अलावा आपको बता दें प्रदेश में मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए भी आधुनिकीकरण योजना भी बनाई गई है सरकार द्वारा और ऐसे में बजट में 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे मदरसों में वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर, कंप्यूटर जनरेटर, पंखे आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को खासा ख्याल रखते हुए और साथ ही साथ बढ़ावा देते हुए महिलाओं के लिए खासा बजट पेश किया गया है और साथ ही आपको बता दें शिक्षा को लेकर सरकार का खासा ख्याल रहा है। इस बजट के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई थी सदन की कार्रवाई। करोड़ों का बजट पेश किया गया सरकार द्वारा और ऐसे में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, चूंकि बजट का आखिरी दिन है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है आज का दिन? बिल्कुल हिमानी, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की अगर बात करें तो आज बजट पर चर्चा की जाएगी और तमाम जो चाहे वो वित्त मंत्री हों, चाहे सरकार के मुखिया हों, वो आज बजट पर जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट आम जनमानस को देख करके बनाया गया है। इसमें खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए प्राथमिकता रखी गई है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सरकार का लक्ष्य है कि 2025 में राज्य को सबसे अग्रिम राज्यों में रखना है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस बजट की सराहना की है और उन्होंने कहा कि ये बजट को समूचे उत्तराखंड वासियों के साथ उनकी राय मशवरा करके तब जाकर के बजट को बनाया गया है। यानी कि अब 79,000 रुपए का 79,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रदेश के तमाम हर एक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी, लेकिन विपक्ष उतना ही तैयार भी नजर आ रहा है इस बजट को लेकर। कोई मौका नहीं छोड़ रहा, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। साथ ही साथ कर्ज को लेकर एक बड़ी बात कही गई थी विपक्षियों द्वारा। कहा जा रहा था कि जिस तरह से उत्तराखंड विपक्ष का ये कहना था लगातार उत्तराखंड कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बजट की अगर बात की जाए तो बजट को लेकर के विपक्ष कहीं न कहीं हमला सरकार पे कर रहा है इस बात को लेकर के कि अभी उत्तराखंड कर्ज के बोझ तले है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि मित व्यय यहाँ पर किया जाए और खासतौर पर युवाओं की बात उन्होंने रखी है कि युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए बहुत ज्यादा सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसके साथ ही अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात करें, महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए इसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी जो विपक्ष है वो सरकार जी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता जो है वो महिला और युवाओं के लिए रही है इस बजट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के नए संकल्प का बजट है और उसे साकार करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। यह बजट पूरी तरह से समावेशी है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर कहा कि जोशीमठ को बचाना सरकार और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जोशीमठ को एक नए स्वरूप में खड़ा करना और विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की नजर जोशीमठ पर बनी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी उसके लिए भी निवेदन किया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है। प्रदेश में राजस्व प्राप्ति किस तरह से बढ़ सके इसके लिए लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल महीने में इस वर्ष का बजट पूरा होने के बाद एक बड़ी बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि राज्य में बेहतर सड़कों और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है और सरकार अब राज्य में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान भी दे रही है। तो जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। देखिए, जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना ये हमारा संकल्प है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है। और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है, वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे। लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कि अभी पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए। इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना का 100% लाभ यहाँ पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। सड़क हमारी प्राथमिकता है और सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने
करोड़ों का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला बजट है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार G20 की मेजबानी मिली है। ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड में 3 संगोष्ठियां होंगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं 7 बिंदुओं पर कि बजट का फोकस क्या है। तो मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि समावेशी विकास के तहत हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ये लक्ष्य रहने वाला है और साथ ही साथ पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन और संरक्षण, चिकित्सा, शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। तो ये वो खास मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर बजट में इन वर्गों पर फोकस किया गया है, प्राथमिकताएं रही हैं। रोड कनेक्टिविटी और हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है उत्तराखंड में। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में कई परेशानियां, कई चुनौती भी हैं। साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार G20 के प्रावधान के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन 7 बिंदुओं पर बजट का फोकस है और इनमें से उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे, वित्त मंत्री का कहना है। वहीं आपको बता दें कि स्टार्टअप, निवेशक, युवाओं के लिए बजट में खास प्रावधान रखे गए हैं और साथ ही सुशासन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है हम, वित्त मंत्री ने यह भी कहा। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, हालांकि इस पर भी उन्होंने मुखर होकर बोला। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और बजट में सभी लोगों के सुझाव के लिए गए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि सभी के हमने सुझाव लिए हैं। नकल करने वालों के खिलाफ हम बड़े फैसले ले रहे हैं। स्थानीय उत्पादों का निर्यात सरकार की प्राथमिकता रहने वाली है इसमें, और साथ ही स्थानीय उत्पादों का निर्यात सरकार की इस बार प्राथमिकता रहेगी ताकि प्रदेश को लाभ पहुंचे। वहीं उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना एक लक्ष्य है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला था जो बेहद गरमाया रहा प्रदेश के अंदर। पेपर लीक करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी और साथ ही एनसीसी कैडेट्स का भत्ता बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान दिया गया है और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान दिया गया है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का मेन फोकस है। और साथ ही नकलरहित छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान और पिछड़ी जातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ 90 लाख का प्रावधान दिया गया है और उत्कृष्ट विद्यालय योजना के लिए 51 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। वहीं ओबीसी छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख का प्रावधान दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फ्री किताबें मिलेंगी और ऐसे में नवंबर महीने से आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्करों की ये मांग थी, लगातार प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ देखने को मिला और ऐसे में अब उनके हित में ये फैसला बजट के अंदर सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य की योजनाओं और गरीबों तक पहुंचाने का कर रहे हैं काम कि हर वर्ग तक यह लाभ पहुंच सके। अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2 योजनाएं, साथ ही साथ स्वराज योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। और बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे दे, आज से शुरू हुई है उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा। यह बड़ी जानकारी, नकल रोकने के लिए किए गए हैं कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। जिले के 9 अति संवेदनशील सेंटरों पर प्रशासन की नजर रहने वाली है, कैमरों से रखी जा रही है छात्रों पर नजर। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट नजर आ रहा है। विशेष तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं ताकि
तो हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि इस तरह की झांसे में न आए। गुप्ता द्वारा थाने आकर के सूचना दी गई कि उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आता है जिसमें अत्यधिक धनराशि कमाने हेतु ऑफर दिया जाता है, जिसके लालच में आकर के वादी द्वारा उस पर अपने आप को एनरोल किया जाता है। एक आईडी बनाई जाती है, कुछ वेबसाइट्स का नाम उनके द्वारा बताया जाता है, eBay क्रिप्टो नाम से कुछ वेबसाइट्स उनको बताई जाती है। इस पर आकर के वादी द्वारा अपनी आईडी बनाई गई और वहाँ पे कुछ धनराशि अपलोड की गई। क्योंकि जैसे ही उन्होंने धनराशि अपलोड की तो उनको परिणाम स्वरूप कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई। इस लालच में आकर के वादी द्वारा अन्य और धनराशि उसमें एड ऑन की जाती रही। जब एक सीमा ऐसी आई जिस पे उनको लगा कि हाँ अब मैं और इसमें अतिरिक्त धन कमा सकता हूँ, तो उसके बाद जो जिस भी माध्यम से उनके साथ मतलब वो गेम खेला जा रहा था, उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया और वो धनराशि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली और वादी का पूरा इसमें नुकसान हो गया। क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ है ये कहीं ना कहीं एक साइबर माध्यम से हुआ है, इसलिए इसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना अभी प्रचलित है। समय समय पर हमारे द्वारा साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यशाला भी आयोजित की जाती रहती है एवं एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पे आप जब कभी भी आपके द्वारा साइबर फ्रॉड होता है तुरंत इस पे अपना कंप्लेंट दर्ज करके इसमें तुरंत संबंधित को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसमें अगर ऑनलाइन अकाउंट में पैसा बच जाता है या अकाउंट में पैसा है जो ट्रांजेक्ट नहीं हुआ है आगे फर्दर, तो उसको फ्रीज भी करा दिया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है वो मतलब व्यक्ति की अनअवेयरनेस की वजह से हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे द्वारा बार बार में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा लिंक या आपको मैसेज आता है जिसमें आपको अत्यधिक धन कमाने हेतु कोई मैसेज होता है, उस पर किसी भी तरीके से आप क्लिक ना करें। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपकी अकाउंट्स डिटेल हैक हो जाती है और आपका आर्थिक नुकसान उसमें हो सकता है। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इन्फ्लुएंजा के नए H3N2 वेरिएंट को लेकर हरिद्वार में भी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क हो गया है। सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है, लेकिन सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। गाइडलाइंस दे दी हैं, सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जो भी इसमें वायरस से वायरल इन्फेक्शन से बचने की जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें बिल्कुल फॉलो करा जाए। सबको कह दिया गया है कि डिस्टेंस बना के रखें, कहीं भीड़ भाड़ वाले में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अवॉइड करें पहले तो भीड़ भाड़ वाला जाना, हाथ को अच्छे से धोते रहें, पानी खूब पीते रहें, हाथ ना मिलाएं। जो क्षण बुखार के हैं, तेज़ बुखार काफ़ी लंबे समय से या सांस की तकलीफ़ है तो तुरंत अस्पताल में वो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। दवाइयाँ सब जगह अवेलेबल हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड्स जो भी हमारे बड़े अस्पताल में उनको बोल दिया है कि आइसोलेशन वार्ड बना के रखेंगे, गाइडलाइंस कर दी हैं वहाँ। प्लस 2 जगह हमारी जांच इनके कलेक्शन हो जाएंगे सैंपल्स, SGH रुड़की में और मेला हॉस्पिटल में, जिन्हें कलेक्शन के बाद दिल्ली या फिर GDMC जो हमारा देहरादून दून मेडिकल कॉलेज है उसमें जांच के लिए भेजा जाएगा। नहीं, जैसे पहले पूर्व में कोविड की जांचें चलती रही थी उसी तरीके से यहाँ पे H3N2 व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर जब लक्षण देख के उसको प्रेस्क्राइब करेगा उसके बाद मरीज़ की जांच की जाएगी, उसकी पूरी सुविधा है। जांच के बाद सैंपलों को जैसे भी दिशा निर्देश होंगे या तो दून मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा या फिर दिल्ली NCD भेजा जाएगा। यहाँ पे है ना 6 बेड का एक वार्ड है, यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और ऐसे में जो कोई मरीज़ आते हैं तो उनको हम सेपरेट अलग कमरे में रख सकते हैं। नहीं, जैसे हम सब अब पूरे जानकार हो चुके हैं कोविड में, हमने जो रूल रेगुलेशन अपनाए थे कि मास्क पहने, दूरी करें, हाथ धोएं, वही सब चीज़ें हमको करनी है। बार बार नाक मुंह में हाथ ना लगाएं जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हों। अपना जब भी खांसी आए मुंह को ढक के खांसें। यही सब अपने को प्रिकॉशंस पूर्व की तरह लेनी है तो अब इस वायरस से बचे। और बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, सेफ्टी बैलून खुलने से बची युवक की जान। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। युवक को हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। हालांकि बाल युवक की जान बची है। इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। ऐसे में हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है।
जहां अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई और ऐसे में गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। तो लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में हजरत सैयद दादा खान मोमीन शाह रहमतुल्ला अलैही पीर बाबा का 40वां सालाना उर्स मनाया गया, जो कि पिछले 2 दिन से मनाया जा रहा है। इस साल पूरे जोर शोर से उर्स मेले को लेकर हजरत सैयद दादा खान मोमीन शाह रहमतुल्ला अलैही पीर बाबा उर्स कमेटी द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं प्रोग्राम में पहुंचे शायरों और कॉमेडियन की टीम इब्राहिम 420 ने अपनी कॉमेडियन और शायरियों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच पुलिस प्रशासन ने दर्शकों के बीच व्यवस्था को बनाए रखा और प्रोग्राम को समापन तक पहुंचाया। और मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और हमारी पूरी टीम आई है। सुल्तानपुर की जनता मतलब देखने में बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग देखिए और देखते हैं। आज का ये प्रोग्राम किस कॉमेडी रहेगा। हमारी पूरी टीम है, आप देख सकते हो, ये पूरे लुक में है, तो कॉमेडी रहेगा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर बुलाया, हमें यहाँ पर इनवाइट किया, हमारी टीम को इनवाइट किया, और सुल्तानपुर वासियों का मैं बहुत शुक्र दिल से अदा करता हूँ कि इतने ज़्यादा क्राउड में यहाँ पे पब्लिक आई है हमें देखने के लिए। लेकिन वो बदौलत सिर्फ वरीस भाई की है कि वरीस भाई की वजह से हम यहाँ पे पहुँच सके। सुल्तानपुर नगर पंचायत बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अच्छा फील इंशाल्लाह हमारे साथ पब्लिक जब जुड़ेगी तो उससे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। जो आपके यहाँ 2 प्रोग्राम हुए तो उससे ज़्यादा चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम ट्रेंडिंग 1 में ही आ जाए। एक तो सबसे पहले अपने प्रशासन, शासन और मीडिया भाइयों को और अपनी पूरी टीम को और पुलिस प्रशासन को जिसने भी व्यवस्था बना के रखी, मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस मिला, उससे मुझे इस चीज़ का और पता लगा कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, वह ज़रूरत हम पूरी करेंगे। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर जिन्होंने हमें इनवाइट किया, डायरेक्टर वरीस अहमद ने और आज़म भाई हैं जो, उन्होंने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा जो लोग मतलब आप हमारी बाइट ले रहे हो, और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुल्तानपुर की जो आवाम है भाई, कितनी मोहब्बतों से हमें नवाजती है। मैं तीसरी बार आ चुका हूँ। वाकई ये साबित कर देते हैं कि भाई वाकई मतलब सुल्तानपुर की आवाम हमें दिलो जान से सपोर्ट करती है और दिलो जान से चाहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लोहिम यार सुल्तानपुर के वासियों, वाह दिल जीत लिया बड़े भाई आपने। तो रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ को बहुत सी खामियां मिली, जिसके लिए बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई गई। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन रुड़की पहुंचे और रुड़की खंड विकास कार्यालय ब्लॉक का निरीक्षण किया। आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है, बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। कुछ खामियां ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली, जैसे सफाई को लेकर बीडीओ को डायरेक्ट किया गया है कि सब जगह पे जो सफाई व्यवस्था है उसे दुरुस्त की जाए। जो फर्नीचर है जो निष्प्रयोज्य होने लायक है उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और नया फर्नीचर लिया जाए। ब्लॉक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग बहुत रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारे लाभ हैं जो ब्लॉक ऑफिस से उन्हें मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ऑफिसेज़ में जहाँ पे लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें हम एकदम उत्कृष्ट तरह की सेवाएं प्रदान करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सफाई व्यवस्था वहाँ पे अच्छी रहे, फर्नीचर वहाँ पे अच्छा रहे, लोगों के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, वो बहुत अच्छी रहे।
इन्हीं को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कराई हैं वीडियो को, और मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा इंस्पेक्शन रहे तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स को सही किया जाएगा और ऑफिस की व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की बात में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।